हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट एक्सरसाइज कर लिया था। ठीक है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज की ओर। देखिए, ये एक एग्जांपल का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लिखा हुआ है कि ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश। ई और एफ डैश जो है वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो। देखिए, इसको कैसे प्रूव करेंगे। सिंस E and F are independent events। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हम जानते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, PE इंटू PF। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला लर्न नहीं है तो पहले फॉर्मूला जरूर देख ले और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये PE इंटू PF है अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला लिखवाया था कि A और B अगर इंडिपेंडेंट इवेंट तभी माना जाएगा अगर P ऑफ E इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB होता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होगा, PE इंटू PF। नाउ P ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश को लेकर हम आगे प्रोसीड करेंगे और इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे A इंटरसेक्शन B डैश वाला। पहले फॉर्मूला आप लोग देख लें जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिखवाया है, उसके बाद ही क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो PE इंटरसेक्शन F डैश का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, PE माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। ठीक है, दैट इज PE माइनस PE इंटू PF। क्यों? क्योंकि P ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू यहाँ से पता है कि PE इंटू PF लिख सकते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब देखिए, इन दोनों में से हम PE कॉमन ले सकते हैं ना। अगर हमने PE कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा PF। तो ये रहा PE और 1 माइनस PF को हम क्या लिख सकते हैं, PF डैश। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था कि इंडिपेंडेंट होगा अगर तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू क्या होना चाहिए, PE इंटू PF के इक्वल। ठीक है, अब देखिए इसी में एग्जांपल नंबर 14, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 14 है, देखें, इफ A and B are two independent, ये इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, इवेंट्स, independent events, then the probability then the probability of occurrence of at least one of A and B is given by 1 minus P dash into PB डैश। ये इंटू का सिंबल है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन या प्रूफ जो भी कह रहे हैं, क्या गिवन है, सिंस A and B are independent events। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है
तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, है ना। प्रूफ क्या करने को कर रहा है, टीपी, टीपी का मतलब है टू प्रूफ एटलीस्ट ए एंड बी, तो एटलीस्ट का मतलब हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का वैल्यू हमें प्रूव करने को कर रहा है 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, राइट। अब देखिए इसका प्रूफ, सिंस पी ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला क्या होता है यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा पी ए प्लस पी बी और इसे हम पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ऑलरेडी गिवन पार्ट है, देखो, इसलिए इसकी जगह हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब देखें इसमें से ये रहा पी ए प्लस ये वाले और इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दो टर्म से पी भी कॉमन दिख रहा है, इसे एडिटिव कॉपी किया, इन दोनों में से पी भी कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा पी ए, ठीक है। ये रहा पी ए और ये रहा पी बी और ये बन गया पी ए डैश, 1 माइनस पी ए इक्वल टू व्हाट, पी ए डैश, ठीक है। अब इसी को देखें इधर, पी ए प्लस पी बी, सॉरी इसका एलएचएस पार्ट पहले लिख देता हूं मैं। एलएचएस हमारा क्या था, पी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, पी ए प्लस पी बी इंटू पी ए डैश, 1 माइनस पी ए इक्वल टू व्हाट, पी ए डैश। इसी चीज को मैंने कॉपी कर दिया लास्ट में, है ना। अब देखो पी ए को 1 माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं कि नहीं, पी ए को, क्यों, चलो देखें, पी ए डैश का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस पी ए, तो पी ए को हम 1 माइनस पी ए डैश तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हमने पी ए की जगह लिख दिया 1 माइनस पी ए डैश, ये रहा पी बी और ये रहा पी ए डैश, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें, इन दो टर्म में पी ए डैश कॉमन दिख रहा है, 1 माइनस पी ए डैश, तो हमने पी ए डैश कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा पी बी, लेकिन माइनस के साथ पी बी बचेगा क्योंकि हमने माइनस के साथ कॉमन लिया है, ठीक है। ये रहा 1 माइनस पी ए डैश और 1 माइनस पी बी को हम पी बी डैश लिख सकते हैं, और यही आपका प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.2
13.2। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन आप घर पे कर लीजिएगा, सीधा सीधा दे रखा पी ए पी 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 ऑफ इंटरसेक्शन बी कह निकालें अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में नहीं लिख रहा था, ठीक है, पढ़ रहा हूँ और आप लोगों के पास बुक होगा, बुक में देख लीजिएगा। 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 cards. Find the probability that the both cards are black. दोनों कार्ड ब्लैक होने की चांसेस बताएं। सबसे पहले देखें एनएस क्या होगा इसमें। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड ड्रॉ हो रहे हैं तो 52C2। याद रखें 11 में आप लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दूं कि n ऑब्जेक्ट में से अगर r ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन हो रहा हो, ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं NCR। फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना, जहाँ पे r जो है हमेशा n से छोटा या बहुत होगा तो उसके इक्वल होगा। ये आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है। इसको मैं यहाँ पे रिमाइंड एक रिकॉल दे रहा हूँ कि इसको याद रखें, अगर कोई बच्चा भूल रखा हो तो। NCR का मतलब है n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ सैंपल स्पेस क्या होगा कि टोटल में से कितने सिलेक्शन किए गए हैं। तो सिलेक्शन तो हमारा 2 ही हुआ है, टोटल कार्ड कितना है 52, तो NS की वैल्यू क्या हो गया 52C2। NE जिसके बारे में पूछा जाएगा, तो हमारे पूछा किसके जा रहा है, ब्लैक कार्ड के बारे में, राइट, कि दोनों ही कार्ड ब्लैक होने चाहिए। तो ब्लैक कार्ड होते कितने हैं 26, दोनों कार्ड 26 के ही निकलने चाहिए, यानी ब्लैक कार्ड से ही निकलने चाहिए। तो इसी 26 से निकलेगा तो 26C2 लिख देंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, फॉर्मूला क्या होता है NE अपॉन NS, दैट इज 26C2 अपॉन 52C2, ठीक है। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो ऊपर आ जाएगा 26 इंटू 25, नीचे आ जाएगा 52 इंटू 51, ठीक है। 2 जा तो ये आ गया 25 अपॉन 102। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज a box of oranges is inspected by the examiner, 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that the box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad one. टोटल हमारे पास जो है बॉक्स में वो 15 ऑरेंजेस हैं, ठीक है, लिखा है ना। बॉक्स के अंदर जो है वो टोटल ऑरेंजेस कितना है 50, लेकिन इसमें गुड और बैड मिले हुए 12 गुड है 3 बैड है। सपोज कर लीजिए कि आप ही को फूड इंस्पेक्टर के रूप में भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप हर बॉक्स को देखें, ठीक है, और अप्रूव करें कि ये सेल होने लायक है भी या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप सारे ऑरेंजेस को एक एक करके बैठ के आप चेक करेंगे फिर आप उसको अप्रूव करेंगे। तो उसका एक जो है ना एक आइडिया उसने लगाया कि नहीं, सारे ऑरेंजेस को नहीं बैठ के चेक करना, सारे बॉक्स में क्या करेंगे कि एक साथ 3 ऑरेंज हाथ में उठा लेंगे।
हाथ में जो 3 ऑरेंज हमने उठाया, अगर वो सभी के सभी सही पाए गए, ठीक है ना, तो हम अप्रूव कर देंगे। अगर उसमें एक भी खराब आ गया तो हम अप्रूव नहीं करेंगे कि ये बॉक्स सेल के लिए नहीं अप्रूव होगा, यानी वो बॉक्स फिर सेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मर्चेंट है, जो सेलर है, जो दुकानदार है, जो बेचने वाला, वो चला गया, उसने क्या किया है, 15 ऑरेंज में 12 तो गुड रखा, लेकिन 3 खराब भी रख रखा है। देखोगे जनरल या बॉक्सेस जब लाओगे ना सेब वगैरह का, तो उसमें कुछ तो खराब होते हैं। वो मार्जिन बड़ा चालाक होता है कि कुछ उसमें खराब भी डाल देते हैं, लेकिन ऊपर से सब सही दिखता है, ठीक है ना। तो उसने क्या करा, चालाकी से 3 इसमें बैट डाला हुआ है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें कि अप्रूव फॉर सेल के लिए कंडीशन ये है कि जो भी उसको एग्जामिन करेगा वो 3 एक लॉट में निकालेगा। अगर सारे के सारे सही पाए गए तब अप्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई इसको सेल किया जा सकता है, इस बॉक्स को। अगर उसमें से एक भी खराब गया तो उस बॉक्स को फिर सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 चीजों में पूछ सकता हूँ, एक कि अप्रूव होने की क्वालिटी बता दें कि सेल हो जाए वो, और दूसरा रिजेक्ट होने की क्वालिटी बता दें, ठीक है। इसमें पूछा है कि अप्रूव फॉर सेल होने की क्वालिटी क्या है, बता दीजिए। अप्रूव फॉर सेल, तो सेल तो तभी होगा ना जब 3 के 3 जो हाथ में निकालेंगे हम रैंडमली, वो तीनों ही गुड आने चाहिए। इसका मतलब 3 ऑरेंज इसी 12 में से आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12C3 अपॉन में 15C3, कि वो तीनों ऑरेंजेस गुड से निकल आए मेरे हाथ में, तो हम उसको अप्रूव कर देंगे सेल के लिए। लेकिन अगर एक भी खराब आ गया तो फिर उसको सेल आउट नहीं करेंगे। तो ये तो आपको क्वेश्चन जो पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे नोट डाउन करके बता रहा हूँ मैं कि अगर ये पूछ देता कि नहीं रिजेक्ट होने के चांसेस बताए या नॉट अप्रूव फॉर सेल के लिए क्या होता। अगर ये पूछ दिया होता तो हम अप्रूव फॉर सेल के लिए निकालेंगे और उसको 1 से माइनस कर देंगे। जो बच गया वो नॉट अप्रूव फॉर सेल के लिए होगा। अंदर से आंसर अगर ऐसा पूछा होता है, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन करके लिखा है। वो अप्रूव फॉर सेल के लिए है और ये नॉट अप्रूव फॉर सेल के लिए या फिर रिजेक्ट के लिए है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि a fair coin and unbiased die are tossed। एक कॉइन को और एक डाई को थ्रो किया गया है, ठीक है। And A with the event head appears on the coin, B with the event 3 on the die. Check whether A and B are independent event or not। तो पहले तो देखते हैं सैंपल स्पेस इसको क्रिएट करें। एक डाई और एक कॉइन को एक साथ थ्रो किया गया है, तो सैंपल स्पेस ऐसा हो सकता है कि हेड के साथ 1 आ जाए, हेड के साथ 2 आ जाए, हेड के साथ 3 आ जाए। उसी तरह से हेड के साथ 4, 5 और 6 भी ले सकते हैं। दूसरा चांस है कि नहीं सभी वैल्यू टेल के साथ आ जाए, टेल के साथ 1 आ जाए, टेल के साथ 2 आ जाए, टेल के साथ 3 आ जाए, टेल के साथ 4 आ जाए, टेल के साथ 5 आ जाए, टेल के साथ 6 आ जाए। ये हमारा सैंपल स्पेस है। अब देखिए इसमें ए और बी जो भी है, A with the event head appears on the coin। A कह रहा है head appears on the coin, और B हमारा जो है that is 3 on
तो देखें पहले पी ए, तो हेड जो है यहाँ से लेकर लेके यहाँ तक है, और इन सभी के आने की चांसेस, ये हमारा H1 से लेकर ऐसे आएगा PH1 PH2 से लेकर PH6 तक, और इन सभी की चांसेस क्या है 1/12। कैसे 1/2 इंटू 1/6, हेड आने की चांसेस 1/2, वन आने की चांसेस 1/6, तो 1/12 होते जाएगा। सभी कितनी बारी होगा 6 टाइम्स, 1 2 3 6, सॉरी 3 3 6, ये आ गया 6/12। PB 3 ऑन द डायल, तो 3 होने की चांसेस 2 है, एक H के साथ और एक L के साथ, यानी कि PH3 एंड PT3। 1/12 प्लस 1/12 दैट इज 2/12। ठीक है, अब देखिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B कि हेड भी आए और फ्री भी आए, तो वो सिर्फ ये वाला पार्ट है। ठीक है, दैट इज PH3 दैट इज 1/12, करेक्ट। P ऑफ A इंटू PB की वैल्यू क्या होगा, देखें P ऑफ A क्या है 6/12 और ये क्या है 12/12, तो एक 12 तो कट गया 1/12। अब देखिए ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B के इक्वल है या नहीं है, अगर है तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, और अगर नहीं है तो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो देखें P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारा 1/12 है, और P इसे 1 कहते हैं और इसे 2 कहते हैं। अब लिखें फ्रॉम 1 and 2 हम क्या देख रहे हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो PA इंटू PB के इक्वल है। देयरफॉर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। क्वेश्चन में यही पूछा कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं, ये बताएं, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए डाई मार्क्ड 1 2 3 रेड, देखिए 1 2 ऐसे लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये जो 3 है वो रेड है, और ये जो 3 है वो ग्रीन है। कलर वाइज कह रहा है डाई मार्क 1 2 3 रेड एंड 4 5 6 ग्रीन इन टॉसेस। इफ A with the event number is given, number is event, और B जो है the number is red, number is red, है ना, ये मेंशन किया हुआ है। कह रहा है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, आप बता दें। ठीक है, अब देखिए पहले पी ए पे आते हैं। इवन नंबर कितना है 2 4 6, जब इवन नंबर हमने लिखा तो उसमें कोई कलर का मेंशन नहीं है, इसलिए हम कलर पे जाएंगे भी नहीं। तो 2 4 and 6 दैट इज व्हाट
3/6 दैट इज हाफ। PB, B क्या है? नंबर इज रेड, तो रेड में क्या है? 1 2 3 दैट इज आल्सो 3/6 दैट इज 1/2। अब देखिए इसका इंटरसेक्शन पार्ट का मतलब क्या हो गया? जो रेड भी हो और इवन भी हो तो वो सिर्फ 2 दिख रहा है दैट इज 1/6, है ना। अब जरा देखें PA into PB that is 1/2 1/2 that is what 1/4। अब देखिए यहाँ पे P of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू PA into PB के इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट भी नहीं होगा। 1 और इससे हमने 2 कर दिया। तो देखिए फ्रॉम 1 and 2 implies that P of A intersection B is not equal to PA into PB. Therefore, A and B are not independent events. इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन उसी तरह से आप चेक कर लेंगे क्योंकि इसमें सब कुछ दे रखा है, इसलिए मैं सिक्स नहीं करा रहा। सिक्स हो गए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। सिक्स आपका होमवर्क है, चेक कर लीजिएगा। Now come to question number 7। 7 क्वेश्चन में देखें जो गिवन पार्ट है PA दे रखा है 1/2, P of A यूनियन B दे रखा है 3/5, PB जो है वो दे रखा है स्मॉल p और कह रहा है कि फाइंड P small p if नंबर 1 में दिया हुआ है इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दूसरा में कह रहा है कि जो इवेंट्स हैं आर इंडिपेंडेंट। ठीक है। देखिए पहला पार्ट, इफ ए एंड बी आर mutually exclusive, mutually exclusive events। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कोई दो इवेंट तो इसका इंटरसेक्शन क्या होता है? 0। तो देयरफॉर P of A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? ठीक है 0। नाउ P of A union B इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हमारा यूनियन B का? PA प्लस PB माइनस P of A इंटरसेक्शन B। ठीक है। देखिए P of A यूनियन B दे रखा है 3/5, PA की वैल्यू भी दे रखा है हाफ, ये दे रखा है P और ये वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो P हमारा क्या हो गया? 3/5 माइनस हाफ। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 10 दैट इज 6 माइनस 5 दैट इज 1/10। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखें।
if A and B are independent events. अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए तो वी नो दैट पी ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिखते हैं, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ये हम जानते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा। नाउ पी ऑफ ए यूनियन बी का एक बार फिर से फॉर्मूला लिखें, पी ए प्लस पी बी minus P of A intersection B. P of A union B is given 3/5. It is half, and this is what P. P of A intersection B को हम PA into PB लिख देंगे. That is 3/5 minus half. It is P minus half into P. PA की जगह half लिखा और पी वी की जगह स्मॉल पी लिखा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/10 एंड इट इज हाफ पी। पी माइनस हाफ पी दैट इज हाफ पी। यहाँ से पी की वैल्यू देखें 1/5 आता हुआ दिख रहा है और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 8 कर लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, P is given, PV is given, P of A intersection B is given, and you have to find not A and not B. Not A and not B या neither A nor B। ठीक है, दोनों सेम ही है। इसका मतलब you have to find P A dash intersection P D dash। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P of 1 minus P of A union B। ये मैंने लिखवाया हुआ है फॉर्मूले में, तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए और उसके बाद ही इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, P of A union B। फॉर्मूला इज PA प्लस PB माइनस P of A intersection D। PA is 1/4, this is 1/2 and this is 1/8. LCM is 8. 2 plus 4 minus 1, 5/8. Now you have to find PA dash intersection B dash। Not A and not B, neither A nor B कोई कहते हैं। 1 minus 5/8, आंसर इज what, 3/8। ठीक है, that's your answer। Now come to question number 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इवेंट्स A एंड B आर सच दैट, इसमें भी PA इज गिवन हाफ, PB जो है वो दे रखा है 7/12, इट इज PB। ठीक है, और मेंशन है P नॉट A और नॉट B इज 1/4। और क्वेश्चन पूछा है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो A और B इंडिपेंडेंट इवेंट कब होगा, जब P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू PA इंटू PB के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब देखो जो गिवन पार्ट है उससे आगे बढ़ते हैं। A डैश यूनियन B डैश, नॉट ए और नॉट बी को हम लिखते हैं ए डैश यूनियन बी डैश, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका वैल्यू दे रखा है 1/4, दैट इज 1/4, 1 माइनस P
P of A intersection B. P of A intersection B 1 minus 1 by 4 that is 3 by 4. P of A intersection B के वैल्यू दिया गया और PA इंटू PB जरा निकाल के देखते हैं तो वो वैल्यू क्या है। नौ PA इंटू PB, PA क्या है हमारा हाफ, PB क्या है 7/12, ये 7/24 हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B ये 1 और ये 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये आपस में इक्वल नहीं है, therefore A and B are independent even नहीं है। A and B are not independent events, इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये PB दे रखा, रियल B जो है पहले इंडिपेंडेंट इवेंट से, तो कह रहा A एंड B निकाले। A एंड B का मतलब इंटरसेक्शन होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो P ऑफ इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या हो जाएगा, PA इंटू PB, वैल्यू पुट कर दिया। A एंड नॉट B, तो ये हम जानते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश वाला फॉर्मूला होगा PA माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B को हम PA इंटू PB लिखेंगे और वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करेंगे। A और B मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो A और B मतलब A यूनियन B, दैट इज PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, A इंटरसेक्शन B को हम PA इंटू PB लिखेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, फिर वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर देंगे। नीदर A नॉर B, जिसका फॉर्मूला होता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, फॉर्मूला क्या था 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। तो A यूनियन B का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये वैल्यू आया था 0.72, रखोगे सिंप्लीफाई करोगे 0.28 आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। ए डाई इज टॉस थ्राइस, 3 बार टॉस किया डाई को, और कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार ऑड नंबर आना चाहिए, वो किसी भी टाइप, फर्स्ट में हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, या फिर तीनों में भी हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट का है। देखें इसका सैंपल स्पेस तो होगा 216, और मैं ऑड नंबर एटलीस्ट 1 का मतलब होता है एक डाई में भी आ जाए, 2 में भी आ जाए, तीनों में आ जाए, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी, इसकी काउंटिंग भी बहुत बड़ी होगी। इसलिए हमने क्या किया है, उल्टे वे से बढ़ना शुरू किया कि नहीं सारे इवन नंबर हो, तीनों पे इवन नंबर के चांसेस निकालूंगा और उसको 1 से माइनस कर दूंगा। तो जब हम 1 से माइनस करेंगे तो इसमें सारे में इवन तो हो नहीं सकता, जब सारे में इवन नहीं होगा तो इसका मतलब किसी एक में ऑड तो आएगा ही, एक में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। इसलिए इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। मान लिया इवेंट ए जो है ऑल 3 नंबर्स आर इवन, इन तीनों टाइम में जो आ रहा है वो इवन नंबर के लिए कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, और उसको हम फाइनली क्या करेंगे 1 से माइनस कर देंगे। इसका मतलब इसमें भी 2 4 6 में से आ सकता है कोई भी, इसमें भी 2 4 6 2 4 6। ठीक है, तो 3 ऑप्शन इसमें है, 3 ऑप्शन इसमें है, 3 ऑप्शन इसमें है, तीनों में इवन आने चाहिए, तो हम जो है 3 इंटू 3 कर देंगे, दैट इज PE इक्वल टू 27 अपॉन 216, दैट इज 1/8। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे एटलीस्ट 1 die chose 3, at least one number, at least getting an odd number, at least one number is odd, that is 1 minus 1/8 and that is 7/8। That's all। दूसरा रास्ता था
ठीक है, कि हम टोटल ऑड नंबर काउंट करें, तो उसके लिए मुझे 3 केस लाने पड़ते हैं, एक डाई पे आने के चांसेस पे, 2 पे, फिर 3 पे। काफ़ी लंबा कैलकुलेशन होता हो, इसलिए मैंने वो पार्ट नहीं कंसीडर किया। देखिए 13, 2 balls are drawn random with replacement from a bag या box containing 10 black and 8 red balls। ठीक है, ब्लैक बॉल्स और रेड बॉल्स किसी बॉक्स में है। ठीक है, ये हमने मान लिया ये बॉक्स है, और इसमें कुछ रेड हैं और कुछ ब्लैक्स हैं। ब्लैक बॉल जो है वो 10 है और रेड बॉल जो है वो 8 है। ठीक है, फाइंड द क्वांटिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। बोथ आर रेड बॉल्स, दोनों रेड बॉल हों। देखें इसमें क्या होगा, 8/18 इंटू 8/18, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है, जो बॉल निकाला है उसे दोबारा डाल दिया गया है, इसलिए बॉल में कमी आएगा नहीं। निकाला, फिर देखा, फिर डाल दिया, फिर दोबारा डाला गया, विथ रिप्लेसमेंट का पार्ट है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड रेड। तो फर्स्ट ब्लैक है, फिर 10/18 और फिर 8/18, ये आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे। और थर्ड पार्ट कह रहा है कि वन ऑफ देम इज रेड एंड अदर ब्लैक। देखिए वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, या तो पहले रेड आएगा बाद में ब्लैक आएगा, या फिर पहले ब्लैक आएगा बाद में रेड आएगा। तो हमने इसके रेड की कौन सी 8/18, ये 10/18 प्लस 10/18 8/18, ब्लैक हो गया 40/81। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। मान लीजिए दो स्टूडेंट, एक ए है एक बी है। ए के सॉल्व करने की चांसेस 1/2 है, बी के सॉल्व करने की चांसेस 1/3 है, और कह रहा है ये इंडिपेंडेंट थ्रू कर रहा है, इंडिपेंडेंट सॉल्व कर रहा है। ठीक है, कोई चीटिंग मीटिंग नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो कह रहा है फाइंड द प्रॉपर्टी द प्रॉब्लम इज सॉल्व, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसका मतलब है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ऐसा होगा, दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब है दोनों में से कोई भी अगर सॉल्व कर देगा तो ये माना जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर अगर दो स्टूडेंट के बीच में कोई क्वेश्चन पुटअप कर देता है और कहता है सॉल्व करके दिखा दे, दोनों में से कोई भी कर देगा तो प्रॉब्लम सॉल्व माना जाएगा कि नहीं। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। इसको कैसे लिख लेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, दैट इज 1/2, 1/3, 1/2 इंटू 1/3। LCM is 6, 3 plus 2 minus 1, 4/6, and that is 2/3 answer. सेकेंड में है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, ठीक है, वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम।
एग्जैक्टली वन ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब है कि अगर ए करना हो तो बी ना करे, और अगर बी करना हो तो ए ना करे। तब ये एग्जैक्टली हुआ है ना कि एक कर रहा हो दूसरा ना कर पाए, तो इसको हम लिख लेंगे पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी बी इंटू पी ए डैश, क्योंकि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही कराया था। तो 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 और ये 1/3 इंटू 1 माइनस 1/2, दैट इज हाफ, इट इज 2/3, इट इज 1/3, 1/2, एलसीएम इज 6, that is 2 plus 1, 3/6, that is answer is half। इस तरीके से इसका आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू।